श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष परिचर्चा में। आज का विषय है इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण और विसर्जन। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पटना विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर दिलीप कुमार पॉल और आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के मूर्ति विभाग से डॉक्टर विनोद कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 डॉक्टर पॉल, परिचर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए जानना चाहेंगे कि मूर्ति विसर्जन से जल प्रदूषित कैसे होता है। ये जल प्रदूषित कैसे होता है, इस पर विचार करने के पहले मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करें कि ये जो मूर्ति विसर्जन का 3 पार्ट है या 3 भाग है कि कौन कौन सा आइटम्स यूज या कहिए कि अवयव काम में लाया जाता है मूर्ति बनाने में। दूसरा, पूजा के दौरान किन किन सामानों का यूज करते हैं और विसर्जन करने के बाद जल में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बात करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग क्या क्या सामान या व्यवहार क्या करते हैं तब समझने में आसानी रहेगी कि क्या जल में प्रभाव पड़ता है या इकोसिस्टम जिसको हम लोग पारितंत्र बोलते हैं या फूड चेन या फूड वेब में क्या असर पड़ता है। पहले हम लोगों को वो चर्चा करनी पड़ेगी कि किन किन सामान का यूज होता है मूर्ति बनाने में और फिर पूजा के दौरान में जी। तो सामान्य तौर पर जो मूर्ति बनाने में लकड़ी, बांस, पुआल, जूट, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंथेटिक रंग या केमिकल पेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, थर्मोकोल या एडहेसिव मटेरियल जिसको साटते हैं और कपड़ों का व्यवहार करते हैं। पूजा के दौरान जो हम लोग आइटम्स यूज करते हैं वह है फूड आइटम्स जैसे घी, दही, नारियल जिससे नारियल का छिलका भी निकलता है, पान, प्लेट्स, फूल, प्लास्टिक बैग्स, सिंदूर, चूड़ियाँ यूजुअली ये यूज करते हैं। तो इसका हमें चर्चा करना पड़ेगा, तब जल प्रदूषण पर प्रभाव का हम आकलन कर सकते हैं या कोई भी इसको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। जी डॉक्टर विनोद जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि परंपरागत मूर्ति निर्माण कला और आज की आधुनिक कला में क्या अंतर है और प्राचीन कला से भी क्या जल प्रदूषित होने की संभावना थी? देखिए, जब भी हम लोग मूर्ति निर्माण का बात करते हैं तो मिट्टी के मूर्ति को सबसे शुद्ध माना गया है। आज से ही नहीं, ये प्राचीन काल से। उससे भी अगर पीछे जाते हैं तो हम लोग प्रकृति पूजा करते थे और प्रकृति के ही उपासक के रूप में हम लोग थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और लोगों के बीच में एक ये परंपराएं उत्पन्न हो गई कि मूर्ति का साइज बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ता गया, लोगों की अभिलाषाएं बढ़ती गई, मूर्ति के प्रति लोगों का समर्पण का भावना बढ़ता गया, तो ऐसे में निर्माण का तरीका भी बदल गया। और जैसे ही निर्माण का तरीका बदला तो सब कुछ चमक धमक के पीछे बढ़ने लगा। और इसी का ही एक कारण है कि जो पहले के समय में जो नेचुरल मटेरियल से मूर्ति तैयार होता था, क्योंकि पूजा और अर्चना, अगर हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा सिर्फ खाली मूर्ति के आकार को बड़ा कर देने से नहीं हो सकता है। जो छोटे आकार के भी मूर्ति रहेंगे वो भी हो सकते हैं। और इससे भी अगर थोड़ा सा हट के बात करें तो मूर्ति निर्माण तो एक मात्र खाली मूर्ति निर्माण है, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे कि एक साथ में कितना सारा वायुमंडल को दूषित करने के लिए, जिसको इन्वायरमेंटल को, पर्यावरण को जो डिस्टर्बेंस होता है साउंड के द्वारा भी होता है। और उसमें अगर हम लोग जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं अभी के समय में, ये तो बहुत ही हानिकारक है क्योंकि सब कुछ केमिकल से बना होता है। अगर चाहें हम लोग तो परंपरागत का, जिस तरीके से आपने बात किया, अगर परंपरागत मूर्ति निर्माण के शैली पे अगर जाएंगे तो उसमें तो मिट्टी होता था, मिट्टी के द्वारा करते थे। और जो भी प्राकृतिक रंग होता था, जो कि फल से भी हो सकता है, फूल से भी हो सकता है, और जो कुछ भी हमारे पास फूड्स के आइटम्स होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उससे भी होता था, कुछ खनिज से भी होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके द्वारा हम लोग रंग का निर्माण कर सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। जी, बिना उसके भी हो सकता है। जैसे कि अभी के समय में देखेंगे आपकी कोई भी पंडाल सजता है
मूर्ति का, तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थर्मोकोल का मात्रा होता है। थर्मोकोल के ऊपर ही लोग नक्काशी करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, और उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि वो सस्ता मटेरियल है। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है कि जो उसके निर्माण के बाद जब उसको डिस्ट्रॉय करने की बात आएगी तो उसको हम लोग जलाकर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि पानी में भी फेंकेंगे तो पानी में वो तैरता रहता है। लेकिन जब उसको जलाएंगे और जलाने के बाद जो उससे कार्बन निकलता है तो वो इन्वायरमेंट में कभी भी जाके वो समाप्त नहीं होता, वो हमेशा घूमता रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति होता है। इसके अलावा जो भी रंग प्रयोग करते हैं उसमें सब सिंथेटिक आइटम्स होता है, उसमें तरह तरह की बीमारी को हम लोग न्योता देते हैं जी। जो कि एक पूजा है, एक उत्साह है इसमें। यहाँ बात आस्था की होनी चाहिए। ये जो हम सब भी कर रहे हैं या फिर हम प्रकृति के खिलाफ उसमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रदूषण के मानक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? नहीं, मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं लेकिन उसके पहले बता दूं कि ये जो भी पूजा मूर्ति बनाने में जो आइटम्स यूज होते हैं और पूजा में जो सामान यूज होते हैं उसको विसर्जन करते हैं मूर्ति समय, उसका अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म मतलब लघुकालिक और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि तुरंत प्रभाव नहीं दिखेगा बहुत, लेकिन बहुत दिनों के बाद दिखेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब इमीडिएटली दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, या तो नदी में या तालाब में या झील में मूर्ति को विसर्जन करते हैं। तो हमने बताया कि जो सामान उसमें लगा है या पूजा करते समय जो सबको हम लोग विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो सामान है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे लकड़ी, बांस, पुआल, जूट हम की बात किए, ये जब विसर्जन करेंगे या तो घुलेगा या तैरेगा या सड़ जाएगा या जल का जो स्रोत है, नदी है, तालाब है, झील है, उसमें बढ़ जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अगर वो तैरेगा तो क्या असर पड़ेगा। पहला तो ये है कि यूट्रॉफिकेशन आएगा उस जलीय स्रोत पर। यूट्रॉफिकेशन कहते हैं कि घुलने के बाद वह जो है उसका एक्सेस जो न्यूट्रिएंट है उसकी बढ़ जाएगी, जिसके चलते इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम जिसको पारितंत्र को हानि पहुंचेगा। दूसरा चीज टर्बिडिटी बढ़ेगी, कलर रंग परिवर्तन होगा, जीवाणु या विषाणुओं की संख्या वृद्धि होगी, बीओडी और सीओडी जिसको आपने बताया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये जैसे ही बढ़ेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। अगर उस जलीय स्रोत के नीचे की सतह पर बैठ गया तो सिल्ट का डिपोजिशन होगा, मतलब सिल्ट का डिपोजिशन होगा तो उसकी गहराई कम होगी और जो बॉटम ड्वेलर हम लोग कहते हैं उसको बेंथस साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो जलीय स्रोत के नीचे में रहते हैं उसके अस्तित्व पर खतरा पड़ सकता है। ये शॉर्ट टर्म डिटोरिएशन हो सकता है। जैसे अगर अलग अलग हम बात करें हर आइटम का, तो चाहे मिट्टी रहे चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस रहे, जो एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट से ही बनता है, जिसको डिजॉल्व होने में महीनों चाहे सालों तक हो सकता है, धीरे 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 डिजॉल्व हो सकता है। और जब ये घुलेगा पानी में तो ये जो शॉर्ट टर्म जिसको लघुकालिक परिवर्तन कहते हैं उस जल में होगा। अब जैसे कि फूल रहे चाहे घी रहे, भोजन का पदार्थ रहे, ये भी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो तैरता रहता है वो बढ़ेगा। घी, तेल या ग्रीस की मात्रा उस पानी में बढ़ेगी। खाद्य पदार्थ रहेगा तो उसमें जो हम लोग तेल या घी से व्यवहार करते हैं तो वो तेल घी की मात्रा लेयर उसमें बढ़ेगी। ये अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म डिटोरिएशन की। लॉन्ग टर्म की जो बात कर रहे हैं, जो केमिकल सिंथेटिक पेंट्स या रंग जो व्यवहार करते हैं या जो सजावट के सामान में लगाते हैं, उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स का व्यवहार होता है जी।
अब ये हेवी मेटल्स की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे हेवी मेटल्स का है, जिसमें से अगर बात हम करें तो आर्सेनिक, सिलिका, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कैडमियम, ये बहुत सारे हेवी मेटल्स का उसमें रहता है सिंथेटिक केमिकल में या सिंथेटिक पेंट में, जो वो पानी में घुल कर जाता है, जिसका फिर अलग अलग जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं इस बात का जरूर उल्लेख करूंगा कि जलीय जीवों पर अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग दो बात करते हैं। एक बायो एक्यूमुलेशन, मतलब धीरे 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 उस जीव में जमा होना शुरू करेगा, और जब आहार श्रृंखला में उन जीवों को दूसरे जीव खाएंगे तो बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जिसमें जो जीवों में गए तो उससे फिर अलग अलग जीवों में जाएगा, जिसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। पूरे आहार श्रृंखला में फैल गया और लगातार अगर जमा हो गया तो उसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अगर हर केमिकल का जल में एक परमिसिबल लिमिट है, कितना परमिट किया जाए कि कितना रहना चाहिए, पर्टिकुलरली जो पीने वाले पदार्थ या जल जो हम लोग पीते हैं उसकी एक मात्रा निर्धारित की गई है। उससे अगर शरीर में ज़्यादा गया तो फिर हानिकारक प्रभाव दिखना पड़ता है। अब चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो या झील हो, यहाँ पर बात उठती है कि आखिर जो हम लोग जल पीते हैं इससे कोई रिश्ता नाता नहीं भी हो सकता है कि नहीं हम इसका पानी नहीं पीते हैं। मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, इसलिए मैं उल्लेख करूँगा कि चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, ये धीरे धीरे रिस के हमारे जो जल के पीने वाले जल के स्रोत तक पहुँच जाते हैं, फिर वो हमारे शरीर में आता है जब हम इसको हम पीते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पॉल सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने हमें समझाने की कोशिश की। विनोद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के मूर्ति विभाग से हैं, तो पॉल साहब ने जो भी बातें कही उसके बारे में वहाँ के विद्यार्थी या फिर जो भी मूर्तिकार हैं वो कितना ख्याल रखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और उसके मद्देनजर तब वो मूर्ति का निर्माण करते हैं? पॉल साहब ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि दूरगामी कारण दिख रहा है इसमें कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। तो हम लोग अपने बच्चों को हमेशा से ही बताते हैं कि जो भी काम करना है तो कम से कम पर्यावरण को क्षति ना हो, क्योंकि पर्यावरण निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उसको हम क्षति करने का भी अधिकार हमको नहीं है, तो हम क्यों ना ऐसा मूर्ति बनाएं। क्योंकि आदिकाल से ही जिस समय में ये प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता था, और आज भी देखिए मूर्ति निर्माण का जो विधि है उसमें लकड़ी का प्रयोग होता है, बांस का प्रयोग होता है, और नारियल के जूट का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद रस्सी का प्रयोग होता है, मिट्टी का प्रयोग होता है, और रंग का प्रयोग होता है। तो सब कुछ तो नेचुरल मटेरियल है, लेकिन इसके साथ जैसे ही जब रंग की बारी आती है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जिस आकर्षण को देखने के लिए लोग जाते हैं, आप देखेंगे कि अभी का समय तो दुर्गा पूजा का है, आप देखेंगे कि जब दुर्गा जी के मूर्ति को जब आप देखेंगे ध्यान से तो उनके फेस में ना बड़ा ही चमक होता है, उनके आँख में भी चमक होता है, उनका जो कपड़ा होता है उसके ऊपर भी काफ़ी चमक होता है, और एक जो ये लोग माहौल क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि सड़क पे जाते ही आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पंडाल बना हुआ है और काफ़ी चमकदार है, तो उसमें आप देखेंगे जितना भी चमकीला चीज़ है सारा का सारा नुकसान का चीज़ है। हालांकि उसको पूजा से कोई लेना देना नहीं है, पूजा तक अगर हम जाते हैं, जो हमारी मूर्ति की बात होती है, तो उसमें सारा का सारा तो नेचुरल मटेरियल प्रयोग होता है। सिर्फ खाली रंग के जगह पे अगर हम लोग फ्लावर से निकाला हुआ रंग या फ्रूट से निकाला हुआ रंग अगर उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, या खनिज के द्वारा जो रंग होता है, आप देखेंगे कि पुराने समय में कि जहाँ फूस का घर होता था और दीवार मिट्टी की होती थी, अभी भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में दिखता है कुछ जगह, तो आप वहाँ भी देखेंगे कि कला तो सबको पसंद है, वहाँ भी देखेंगे कि हर एक दीवार का रंग अलग अलग होता था, जो कि मिट्टी में ही पाया जाता था। उसका वेरिएशन कि कोई लाल होता था, कोई सफ़ेद होता था, किसी मिट्टी में पीलापन होता था। तो उस अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्ले बोलते हैं, अर्थ कलर भी बोलते हैं। जैसे रामरस हो गया, रामरज हो गया, उसी में डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से क्या होगा कि जैसा कि सर ने बताया कि जलीय जीव को नुकसान होता है,
तो विसर्जन तो पता नहीं क्या ये भक्ति है, इस तरीके की लोगों का विश्वास है कि गंगा में ही लाभ होना चाहिए या कोसी में ही लाभ होना चाहिए। तो इन लोग को चाहिए कि कुछ ऐसे जगह पे भी इनको विसर्जन करे कि ताकि विसर्जन के उपरांत 1-2 दिन के बाद अगर जो उसमें हार्मफुल मटेरियल है उसको निकाल करके अलग से उसको रिसाइकिल कर ले, या ऐसा पदार्थ का प्रयोग करे वो लोग कि उसको पुनः फिर से प्रयोग में लाया जा सके। तो इससे हमारे पर्यावरण पे कम से कम नुकसान होगा और पर्यावरण बचेगा तो हम लोग भी बचेंगे। पर्यावरण का ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। आस्था के नाम पे हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। हम कई बार देखते हैं कि ये ज्यादा प्रचलन में आ गया है कि अब हम हर चीज प्लास्टिक की ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अगर हम 5 साल पहले की भी बात करें तो हम जो पत्तल इस्तेमाल करते थे वो पत्ते से तैयार होता था और उस पत्तल का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के टाइम में प्लास्टिक का ही प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है और पूजा पाठ में भी अब उसका ही इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहेंगे कि उसका कितना नुकसान है? मैं 2 बात पर चर्चा करूं कि आपने बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर चर्चा की थी जी। आप मोटे तौर पर यह समझ लें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुआ। अगर जल में सूक्ष्म जीव की वृद्धि हो गई तो वो ऑक्सीजन सांस रेस्पिरेशन के लिए या सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, और जितनी खपत होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर कार्बनिक पदार्थ हैं तो कार्बनिक पदार्थ का विखंडन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर जल में प्रदूषक पदार्थ हो गए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण उसमें उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। उस आपका प्रश्न का मैं जवाब दिया जो आपके माध्यम से सब कोई समझे। दूसरी बात, आपने जो कहा अभी जिस नियम की बात की वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जी नई दिल्ली के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB दिल्ली द्वारा मूर्ति निर्माण एवं मूर्ति विसर्जन के लिए 12 मई 2020 को जारी संशोधित दिशा निर्देश के आलोक में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया नियमावली 2021 4 अक्टूबर 2021 को लागू कर दिया गया है जी। इसमें सबको पालन करना ही है। नियम कानून हम लोग अब कुछ हद तक पालन करते हैं, कुछ हद तक नहीं करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं हों तब तक ये संभव नहीं है कि सारी की सारी सरकारी प्रक्रिया या सरकारी नियम कानून को पूर्णतः लागू किया जाए। व्यक्ति के जागरूक होने की ज्यादा आवश्यकता है। कभी भी हम ये सोच ले कि कोई भी, चाहे सरकार हो चाहे कोई समिति विशेष हम पर आकर कोई दिशा निर्देश जारी कर दे कि आपको ये करना है, जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे, हम जब तक अपने आप में उस चीज को आत्मसात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर चीज हमसे होकर गुजरती है। हम इंसान ही हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट जो भी बात है वो हम इंसान ही हैं। पूजा पाठ भी हम खुद कर रहे हैं, विसर्जन भी हम खुद कर रहे हैं, और उसका जो नुकसान होगा वो भी कहीं ना कहीं हमें ही झेलना होगा। इसलिए जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसे सबसे पहले हमें खुद आत्मसात करना होगा और हमें इनका पालन करना होगा। डॉक्टर विनोद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि केमिकल से प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, ये हम सभी महसूस कर रहे हैं। अब इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण कला के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, इसके बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि जो भी नेचुरल मटेरियल्स है उसको ही हम लोग प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम मूर्ति निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले लकड़ी का पेडेस्टल बनाते हैं, फिर उसके बाद बांस के द्वारा उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पुआल का यूज करते हैं, फिर उसको रस्सी से बांधते हैं और फिर उस पर तह बाय तह एक एक सतह करके उस पर हम लोग मिट्टी लगाते हैं, जो कि मिट्टी अच्छे क्वालिटी का मिट्टी होता है। तो जब भी कोई भी कुम्हार वर्ग के लोग हों या मूर्तिकार हों, अगर वो मिट्टी निकालने जाते हैं तो ध्यान रखें कि ऊपरी वाले सतह से मिट्टी ना लें, क्योंकि ऊपरी वाले सतह ही उर्वरा शक्ति होता है मिट्टी में। तो उसको छोड़ करके जो काफ़ी नीचे, कम से कम 3 फीट या 4 फीट नीचे से ही मिट्टी निकालना चाहिए, ताकि उर्वरा शक्ति भी बना रहे,
भूमिका और हमको अपने लिए मिट्टी भी मिल जाएगा। और उस मिट्टी को अच्छे तरीके से अगर हम लोग तैयार करके लगाएंगे और हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ ना हो कि जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे, उसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से शुद्ध कर लेंगे और शुद्ध करने के बाद फिर अगर उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और जब मूर्ति कंप्लीट होने लगे, पूर्ण होने लगे, तब भी जब अगर उसके ऊपर अगर रंग करने की आवश्यकता होती है तो पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अर्थ कलर है उसको हम लोग प्रयोग करें। अर्थ कलर को प्रयोग करने से ये हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और हम लोग यूज भी करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि मिट्टी में डिफरेंट रंग का भी मिट्टी होता है, उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर उससे भी अगर हम लोग आगे निकलते हैं तो आप देखेंगे कि पुराने समय में कपड़ा को रंगने के लिए हो या मिट्टी को रंगने के लिए हो या किसी भी जगह पे कुछ भी पेंटिंग भी तैयार करते थे या फ्रेस्को पेंटिंग भी तैयार करते थे, सब जगह प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता था। तो प्राकृतिक रंग के रूप में अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा रंग नहीं होता है कि जो हम लोग को उपलब्ध नहीं हो सकता है। जिस तरीके से गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल को अगर हम लोग सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उससे हम लोग रंग करते हैं तो अपने आप ही उसे लाल रंग भी मिलता है। जबकि पुराने समय में भी आप देखेंगे मजीठ या मैडर नामक पौधे के जड़ से लाल रंग तैयार किया जाता था। इसके बाद पीला रंग के लिए सब लोग जानते हैं कि हल्दी को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आज भी घरों में हम लोग बहुत सारे कार्य में इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जी, खास कर देखें कि जो भी मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी क्षेत्र के लोग हैं मिथिलांचल के, वो भी जो अगर वाल पे भी पेंटिंग बनाते हैं तो उस सब लोग जो है करीब करीब जो है सो प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हरा रंग के लिए भी है। हरा रंग के लिए अगर आप किसी भी हरी पत्ती को अगर पीस करके अगर उसको हम लोग तैयार करते हैं तो उससे भी हरा रंग तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक रंग हम लोग को मिल जाता है और इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने से कम पर्यावरण बचेगा, हम लोग तो खुश हो जाते हैं, क्षणिक खुश। और क्षणिक खुशी के लिए हम लोग कितना नुकसान खुद के लिए उत्पन्न करते हैं ये हम खुद ही नहीं महसूस कर पाते हैं। तो इसको हम लोग को अंकुश लगाना होगा इस पे। और हम लोग यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक चीज़ है उसको ही प्रयोग करें और ख़ास करके विसर्जन के समय में इसको पानी में न डालें, ऐसे जगह पे डालें कि कुछ समय के बाद फिर से इसका रिसाइकिल किया जा सकता है। जी, अपने कई बिंदुओं पर सर ने भी कई बिंदुओं पर बात किया। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि नहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएं। मैं दूसरी चीज़ पर अब ध्यान देना चाहता हूँ कि जब हम लोग पर्यावरण बचाने की बात करते हैं तो हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं कि ये सोचते हैं कि उन पर प्रभाव पड़ेगा, हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं असल बात पर आता हूँ कि जो सिंथेटिक आइटम सजाने में या पेंट में या केमिकल में जो मुख्य रूप से लेड, कैडमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, अगर जितनी मात्रा हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए खाद्य श्रृंखला के थ्रू अगर वो नहीं आया तो कुछ बीमारी हम में हो सकती है जो हम लोग आम पब्लिक जानते हैं। जैसे मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, मिथाइल मरकरी यूज करते हैं पेंट में, अल्टीमेटली मीना माटा डिजी जो एक बार जापान में भी हुआ था। आर्सेनिक जो आर्सिनोकोसिस बोलते हैं, पूरे शरीर में रैशेस आ जाते हैं। अगर मैंगनीज की बात करें तो बहुत दिन तक अगर यूज किया जाए या शरीर में गया तो पार्किंसन बीमारी आ सकती है। लेड बच्चों में तुरंत प्रभाव करता है जो नर्वस सिस्टम को फॉलो करता है। मैं जंतु विज्ञान का भी छात्र हूँ या कहिए शिक्षक हूँ, उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि कोई भी केमिकल अगर शरीर में जाता है जो खाद्य श्रृंखला के थ्रू, तो सबसे पहले जो हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन है दैट इज किडनी, उस पर पड़ेगा। किडनी चाहता है कि उसको फिल्टर करके निकाल दें शरीर से, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। यदि वो रक्त में मात्रा बढ़ने लगी तो हम लोग कहते हैं लीवर जो यकृत में जमा होना शुरू करेगा, वो यदि डैमेज करेगा तो फिर सारे सेल पर प्रभाव पड़ेगा और अंतिम में नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ना पड़ेगा सीधा। और नर्वस सिस्टम को जब अफेक्ट करेगा तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। हम बात करते हैं कि पर्यावरण को बचावें, पर्यावरण में हम भी हैं। अगर पर्यावरण दूषित होता चला जाएगा तो अल्टीमेटली मानव जीवन के अस्तित्व पर जो आज के समय में तरह तरह की बीमारियां आ रही है। हम लोग 10 साल पहले किडनी फेल्योर का केस बहुत कम दिखते थे, लेकिन रिसेंटली किडनी फेल्योर का केस आ रहा है, हार्ट डिजीज का आ रहा है, इवन
अपेंडिक्स का आ रहा है, गॉल ब्लाडर का आ रहा है। ये सारे के सारे जो केमिकल हैं, रसायन का धीरे धीरे शरीर में प्रभाव पड़ रहा है। अब जो दिशा निर्देश दी गई है, मैं उस पर कहता हूँ कि अभी जो दिशा निर्देश दिया गया है कि नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं करना है, आप कृत्रिम तालाब को बनाइए और कृत्रिम तालाब में उसमें विसर्जन कीजिए। दिशा निर्देश सही है, लेकिन उस पर भी हम लोग ध्यान दें। जैसे शुरुआती में कहा कि अगर उसमें हम लोग डाल दिए और उसको फिर सारे जो विसर्जन के बाद सामग्री को हम नहीं निकालें, तो फिर धीरे धीरे उस दूषित पानी का रिसाव उस जमीन में होना शुरू होगा और जो हमारे जलीय स्रोत पर असर पड़ेगा। इसके चलते बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसी के आधार पर कुछ हम लोग सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मूर्ति का निर्माण जो ट्रेडिशनल क्ले जिसको बोलते हैं साधारण मिट्टी का व्यवहार करना चाहिए, न कि पकी हुई मिट्टी का व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे ही रंगों का व्यवहार करना चाहिए जो जल में घुलनशील हो, वाटर सोल्यूबल निश्चित रूप से होना चाहिए और जल से घुले, ऐसा नहीं कि धीरे 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 वो घले। अब इस अगले बिंदु पर आने के पहले मैं एक बात कहूँगा, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आया हुआ हूँ। हमारे गांव में मूर्ति का होता है, लेकिन कई हम देखे कि वो धातु का मूर्ति बनाता है जी। और धातु के मूर्ति पर ही पूजा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स वेर गुड साइंटिस्ट, मतलब हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे। उन्होंने नहीं जानते थे विज्ञान, लेकिन उनके सारे क्रियाकलापों पर विज्ञान छिपी हुई रहती थी। वो उनका जो भी आज हम देखते हैं, हमको पता चलता है कि नहीं, जो हम लोग आज रिसर्च करके मालूम कर रहे हैं, वो कई वर्षों पहले वो इस्तेमाल कर चुके, दशकों पहले वो इस्तेमाल कर चुके हैं। वो साइंस नहीं जानते थे, लेकिन उनके सारे क्रियाकलापों पर विज्ञान छुपा रहता था। अब जैसे कि नॉन डिग्रेडेबल जिसको कहते हैं अनिम्नीकरण पदार्थ, जिसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, को एकदम यूज नहीं करना चाहिए। और सर ने भी कहा था कि नेचुरल जो रंग है उसके व्यवहार पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। और नॉन टॉक्सिक डाई शुड बी यूज, जिसको विषैली पदार्थ नहीं हो उसी का यूज करना चाहिए। और जो पूजा विसर्जन के पहले मूर्ति में जितने सामान हमने लगाए हैं, विसर्जन के पहले उसको हटा दें। और अगर विसर्जन के बाद जो भी वहाँ पर अवशेष रह गए हैं उसको 1-2 दिन के बाद निकाल लें और उसमें चूना का प्रयोग जरूर करना। नहीं, मैं कह रहा था कि अब हम लोग आधुनिक युग, जो पूरा इंटरनेट युग या कहिए कि डिजिटल युग में अब आ गए जी। तो आस्था का विषय निश्चित रूप से है, आस्था को हमें नहीं खत्म करना है, आस्था तो बनी ही रहना चाहिए। लेकिन आस्था को डिजिटल युग में मिला सकते हैं जी। जैसे अभी डाक बंगला चौराहा पर इस बार मूर्ति का स्थापना नहीं हो रहा है, जिसको एक सिंबॉलिक छोटी सी मूर्ति रख रही है और LED स्क्रीन पर माता दुर्गा का होगा, उसी में हम लोग दर्शन करेंगे। आने वाला समय यही है। तो एक विज्ञान का छात्र होने के नाते हम लोग अब उसकी ओर अग्रसर हों। सिंबॉलिक है, मूर्ति की प्रति हमारा आस्था है, श्रद्धा है, वो जरूर होनी चाहिए। ऐसे भी NGT का निर्देश है कि मूर्ति छोटी से छोटी बनाइए। ये है मूर्ति आप कीजिए छोटी से छोटी रहने पर अपने आप जो हम लोग समस्या उठा रहे हैं वो अपने आप कम हो जाए। मूर्ति कला आस्था से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन ये मूर्तिकारों के लिए एक रोजगार का भी विषय है और इससे उनका रोजगार भी होता है और उनका घर भी चलता है। तो ठीक है, सर से हम सहमत हैं, लेकिन बड़ी मूर्ति नहीं, लेकिन छोटी मूर्ति प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जो लोग इस कर्म से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, ये युगों युग से जुड़े हुए हैं और एक संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि कम से कम मूर्ति बने, छोटी ही मूर्ति बने और प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग हो, ताकि सभी लोगों का धर्म के साथ साथ आस्था भी रहे और आस्था के साथ साथ एक रोजगार का साधन भी रहे और इनको एक उत्सव और उत्साह के रूप में भी मनाते रहें। बस ये ध्यान रखें कि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण और विसर्जन विषय पे अभी हम ये परिचर्चा कर रहे थे। इस परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े थे पटना विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर दिलीप कुमार पॉल और आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के मूर्ति विभाग से डॉक्टर विनोद कुमार। आप दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हम साथ ही साथ अपने श्रोताओं से ये भी अपील करना चाहेंगे कि
इस पर्व का आनंद हमें लेना है। आस्था में कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण के प्रति जो भी हमारा दायित्व है हमें उसका निर्वहन जरूर करना चाहिए। अगली परिचर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।